स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो 9th क्लास? सब बढ़िया हो ना? मस्त हो ना? मस्त रहना, अच्छी पढ़ाई करना। अपना एम एक ही है कि स्टडी कंप्लीट करनी है ना। जैसे जैसे सिलेबस करवाया जा रहा है वैसे वैसे साथ चलना, ज़्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं गद्य भाग की। पद्य भाग तो आप सबको पता ही अपना लाइव क्लासेस में चल रहा है। तो गद्य भाग का एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। पीछे की क्लासेस में अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर था प्रेमचंद का दो बेलों की कथा, वो अपन ने पढ़ लिया है। ज्ञात है ना सबको? अब अपन बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिनके कवि लेखक है राहुल सांकृत्यायन, है ना। तो ध्यान करना, चैप्टर का नाम है लहसा की ओर, है ना। ये एक यात्रा वृतांत है। गद्य की कौन सी विधा है? मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जैसे कि दो बेलों की कथा पढ़ी थी वो कहानी थी, और अब जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है? यात्रा वृतांत है ना। यात्रा वृतांत क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्वयं यात्रा करता है ना, और वहाँ जितने भी अनुभव है, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी उसने अनुभव लिए हैं वो सब अपने पाठकों तक क्या है? पहुँचाता है। पाठक अपन हो गए ना, पढ़ने वाले, वहाँ तक वो अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने अनुभव को शेयर करता है। वो क्या है? यात्रा वृतांत। हमेशा ध्यान में रखना कि यात्रा वृतांत भले ही हाँ अपने सहपाठी है, अपने प्रिय मित्र है, अपने घर के सदस्य हैं, वो भी यात्रा करके आते हैं, लेकिन यात्रा वृतांत क्या है? उनसे सुनकर नहीं, स्वयं ने जो अनुभव किया है, हम गए हैं, अपन ने क्या क्या देखा है, कैसी यात्रा रही अपनी, कितने अच्छे और बुरे अनुभव दोनों प्रकार के रहते हैं। हर जगह अच्छाई और बुराई तो साथ चलती है ना। कुछ कठिनाइयाँ भी झेली है, कुछ क्या है सुख का आनंद भी लिया है, बहुत अच्छी जगह भी देखी है, सुहावना मौसम भी देखा, या कटु अनुभव, जो भी अनुभव थे वो सारे अपन जो साझा करते हैं अपने पाठकों तक, वो अपना यात्रा वृतांत कहलाता है। अब अपन चलते हैं अपने लेखक परिचय की तरफ। तो ध्यान करना बेटा, लेखक परिचय अपन को कंटिन्यू करना है। लेखक परिचय करने के बाद ही क्वेश्चन आंसर क्या है करने, ये मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पदिहा जिला आजमगढ़, जो कि है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। बात आए ना ध्यान में कि इनका जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पदिहा है, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था, है ना। जन्म कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था, लेकिन इनका गांव का नाम था कनेला। इनका मूल नाम केदार पांडे ही था। बात आई ना ध्यान में। और उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई है। अब शिक्षा की जानकारी के बारे में आता है तो 3 जगह शिक्षा का स्थान दिया गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म क्या है ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया, ठीक है ना। पहले इनका नाम क्या था? केदार पांडे, ठीक है ना। फिर 1930 में ये श्रीलंका गए और वहाँ इन्होंने बौद्ध धर्म क्या है ग्रहण किया। तो उसके बाद में इनका नाम क्या पड़ा? राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। अर्थात इन्हें एक से अधिक भाषाओं की क्या है जानकारियाँ थी। उन्हें महापंडित कहा जाता है। जब परिचय लिखते हो ना तो उसमें ये बात आनी चाहिए, अंडरलाइन कर लेना कि इन्हें महापंडित कहा जाता है। और सन 1963 में इनका क्या है देहांत हो गया। बात आई ना ध्यान में। जन्म तो क्या है 1893 में और इनकी मृत्यु है 1963, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष बातें आती है इनकी जानकारियाँ, जैसे जन्म स्थान लिख दिया, माता पिता की जानकारी है, शिक्षा दीक्षा लिखी है। तो एक विशेषता जो आई है ना कि उन्हें महापंडित के नाम की उपाधि दी गई है, तो ये भी अपन लिखेंगे। अब इनकी रचनाओं के बारे में जान लीजिए। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है।
कि गद्य की एक ही विधा में कार्य न करते हुए उसकी अनेकों विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं क्या है लिखी है। बात आई ना ध्यान में। अब अनेक विधाओं का तो यहाँ नाम भी आया कि कहानी भी लिखी है, आत्मकथा भी लिखी है, यात्रा वृत्त जो अपन पढ़ रहे हैं वो है ही है, जीवनी भी है, आलोचना भी लिखी है, शोध आदि अनेक विधाओं में भी साहित्य सृजन किया है। अब यहाँ देखो कहानी आपने पढ़ ली, यात्रा वृत्त अपन पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान है। आत्मकथा क्या होती है ध्यान में है ना, जो लेखक या कवि अपने स्वयं के बारे में लिखते हैं तो वो आत्मकथा है, और किसी अन्य के बारे में लिखते हैं तो वो क्या है जीवनी है। तो इन्होंने दोनों प्रकार की रचनाएं की है। आलोचना क्या होती है, आलोचनात्मक रचना वो होती है कि किसी अन्य लेखक के द्वारा या कवि के द्वारा लिखी गई रचना में त्रुटि निकालकर उसको सुधारात्मक रूप से प्रस्तुत करना या सुधारात्मक रूप से उसकी रचना करना क्या कहलाती है, आलोचनात्मक रचनाएं कहलाती है। अब आगे चलिए, इतना ही नहीं उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग हैं इनके, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, है ना, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी प्रमुख क्या है रचनाएं हैं। बात आई ना ध्यान में। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्या है किया है। बात आई ना ध्यान में कि इन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए हैं, ऐसी अनेक रचनाएं लिखी है। क्या लिखा कि लगभग इनके पुस्तकों की संख्या 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। तो अब तक अपन ने इनके जन्म के बारे में, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में या इनके साहित्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, जानकारियाँ ली है। तो जब लेखक परिचय लिखो तो इसमें से छोटी छोटी बातें निकाल कर, बहुत बड़ा नहीं लिख देना है अपन को। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उस आधार पर ही आंसर करना है। जन्म मृत्यु दी हुई है, इनके बाल्यकाल का नाम दिया हुआ है, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में इनका नाम परिवर्तित हुआ था, ये चीज़ भी इंडिकेट करोगे वहाँ पे। और इनको महापंडित की उपाधि भी दी गई है। फिर इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा लिख देना, और इनकी मृत्यु 1963 में हुई है, इस बात का भी अपन ध्यान करेंगे। एक ये भी लिखना कि इनके द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 150 है। बात आई ना ध्यान में। तो इस प्रकार अपन इनका परिचय लिखेंगे। अब अपन देखते हैं, देखो आगे देखिए, यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है ना। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार भी क्या है, विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। अब यहाँ घुमक्कड़ क्या है समझ में आया क्या? घुमक्कड़ी साहित्य कौन सा हो गया कि इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी, और भारत के साथ साथ अनेक क्या है देशों की, अर्थात जैसे तिब्बत जैसे अपन पढ़ेंगे, ये इन्होंने ये श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। तो भारत, संपूर्ण भारत की यात्रा की, और अन्य देशों में इन्होंने क्या है अनेक प्रकार से अनेकों बार इन्होंने क्या है यात्राएं की है। तो अपनी जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के आधार पर जो इन्होंने अनुभव लिए थे वो सारा अपने साथ क्या है साझा किए हैं। बात आई ना ध्यान में। अब देखिए बेटा, घुमक्कड़ से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन व अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। ये बात अपन भी मानते हैं ना कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या बहुत सारी जगह जाते हैं तो वहाँ के जो त्यौहार है, वहाँ का जो कल्चर है ना, वहाँ का जो साहित्य है,
वहाँ की जो भाषा है, वहाँ का रहन सहन है, सबको सब अपन क्या है अनुभव करते हैं, उस चीज़ को ग्रहण करते हैं कि अपन में उनमें क्या परिवर्तन है, वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, हम किस प्रकार करते हैं। तो अज्ञान स्थलों की जानकारी अर्थात ऐसी अनेक चीज़ें जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है, उनको भी ज्ञान प्राप्त क्या होता है, भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है कि हम अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, वो अपनी का करते हैं। तो भाषा का और संस्कृति अर्थात कल्चर की बात हो रही है ना, कि अपना जो रीति रिवाज है, अपना रहन सहन है और उनका है, इनका भी क्या है आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। बात आई ना ध्यान में कि जब जब वो इन्होंने यात्राएं की है, इन यात्राओं के साथ साथ जो भी उन्होंने अनुभव लिया है वो सारे क्या है उनका सुंदर चित्रण करके हमारे तक पाठकों तक क्या है पहुंचाया है। अर्थात हम तो नहीं जा सके, लेकिन इनकी यात्रा कैसी रही, इन्होंने कैसा अनुभव किया, वो अपन भी यहाँ बैठकर महसूस कर सकते हैं। बात आई ना ध्यान में। फिर देखिए अब अपने चैप्टर में क्या है वो चीज़ देखिए। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है कि इन्होंने इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, इन्होंने अनेकों यात्राएं की थी, लेकिन जो अंश जो भाग अपन पढ़ रहे हैं वो इनकी प्रथम तिब्बत यात्रा थी, वहाँ से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी, है ना। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसी कारण किसी भी भारतीय का तिब्बत में प्रवेश क्या है निषेध कर दिया गया था। कोई भी भारतीय तिब्बत में प्रवेश नहीं कर सकता था और ऐसी परिस्थिति में इन्होंने क्या है तिब्बत की यात्रा की थी और उस यात्रा का समय क्या है सन 1929 और 30 में। अब किस प्रकार की है वो अपन आगे पढ़ते हैं। इसीलिए उन्होंने ये यात्रा एक भीखमंगे के छद्म वेश में की थी कि एक सामान्य भारतीय को तो तिब्बत में कभी भी प्रवेश संभव नहीं था उस समय, लेकिन ये यात्रा जब भारत देश क्या है अंग्रेज़ों के अधीन था, गुलाम था, उस समय की है। तो देखिए इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो बात आई ना ध्यान में, जैसे ऊपर भी ये कहा गया है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम वहाँ के कल्चर से भी अभिभूत होते हैं, अर्थात उस कल्चर की भी जानकारी लेते हैं और अपने कल्चर की क्या है छवि को भी वहाँ छोड़ कर आते हैं। अपनी भाषा का भी यही रोल रहता है, तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये उस समय की यात्रा है सन 1929 और 30 की, जिस समय भारत क्या है अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों का आधिपत्य था अपने ऊपर। उस समय राहुल सांकृत्यायन ने ये तिब्बत की यात्रा की थी और उस समय भारतीयों को तिब्बत में प्रवेश क्या है निषेध था। तो ऐसी स्थिति में इनको यात्रा करनी थी। इनका एक परम मित्र क्या है तिब्बत में रहता था, लेकिन यात्रा के दौरान इन्होंने क्या किया, देखिए जब भारतीयों को वहाँ प्रवेश निषेध था तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक भीखमंगे का रूप धारण किया, है ना। भीखमंगे का एक भिखारी का वेश धारण करके नेपाल के रास्ते भी उन्होंने यात्रा की थी, क्योंकि सीधा कोई रास्ता नहीं था और नेपाल से होकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि ये क्या है व्यापारिक रास्ता भी था और सैनिक रास्ता भी था। सैनिक टुकड़ियां भी इधर से गुजरती थी और व्यापार का आदान प्रदान भी होता था। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आपको समझ आया ना, अपने जो राइटर हैं, अपने जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, इनके बाल्यकाल का नाम आपको मैंने बताया है। इन्होंने श्रीलंका से बौद्ध धर्म क्या है ग्रहण किया था, उसके बाद में इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा है। केदार पांडे है ना इनका ये बचपन का नाम। फिर देखिए इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की है और अपने अनुभव का साझा किया है और इन्होंने गद्य की अनेकों विधाओं में, जैसे कि क्या है यात्रा वृत्त है, आत्मकथा है, जीवनी है, आलोचना है, कहानी है, इन सब पे इन्होंने रचनाएं भी लिखी है। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जब परिचय लिखो तो आपको आसानी से समझ में आए। और आज जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं वो इनकी जो प्रथम यात्रा है तिब्बत की उसका अंश पढ़ रहे हैं, उसका एक भाग पढ़ रहे हैं। बात आई ना ध्यान में। और ये उस समय की यात्रा है जब क्या है भारत देश अंग्रेजों के अधीन था और तिब्बत में भारतीयों को प्रवेश निषेध था। ऐसी स्थिति में भी इन्होंने क्या है तिब्बत की यात्रा की है। अब अपना चैप्टर देखिए बेटा। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, ठीक है ना। फरी,
क्लिट पॉइंट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। बात आई ना ध्यान में। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान क्या है गिर चुके हैं। जिस रास्ते से ये जाते हैं तो जगह जगह क्या है चौकियां बनी हुई है, पुलिस चौकी फौजी चौकियां बनी हुई है। तो उस समय जो चीनी सैनिक थे वो क्या है उसमें रहा करते थे, लेकिन अब ये क्या है खाली है। कुछ मकान तो आजकल क्या है गिर भी चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा क्या है कर लिया है, जो मकान खाली पड़े हैं वहाँ अब किसान वहाँ के जो खेती करने वाले लोग हैं वो रहने लगे हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अब किसानों को वहाँ वास हो गया है तो वहाँ थोड़ी आबादी दिखाई पड़ती है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही तकलीफ़ें भी है ना, हर चीज़ आसानी से थोड़ी मिल जाती है। अब तिब्बत के बारे में जानने के लिए तो चले गए, बड़े इच्छुक थे, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों को भी तो झेलना पड़ेगा और कुछ आराम की बातें भी, अर्थात दोनों प्रकार के अनुभव अपन को क्या है मिलते हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वहाँ जाति पाति का ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, अर्थात वहाँ तो उनकी भी इज्जत की जाती है, लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के होते हैं जो चोरी कर लेते हैं, इस भय के कारण वो घर के अंदर नहीं घुसने देते हैं। अर्थात वहाँ की स्त्रियाँ भी क्या है स्वतंत्र है, उनको भी पर्दा नहीं करना पड़ता है। अब देखिए नहीं आने देते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। अर्थात अगर आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी है तो आप किसी भी घर में प्रवेश क्या है कर सकते हो, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। अर्थात वहाँ ऐसी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी राहगीर अगर जाता है और उसके पास खाने का चाय का सामान है तो उस घर में जाकर प्रवेश करके दे सकता है और वो आपके लिए चाय पका के दे सकती है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, ऐसी वहाँ की स्थितियाँ हैं। अब देखिए फिर देखिए वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोटी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, वहाँ बर्तनों के आकार की बात हो रही है, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चाय क्या है मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वो वहाँ की चाय बनाने का वही अपन दो बातें सीख ही रहे हैं कि वहाँ का परिवेश कैसा था, खान पान कैसा था, किस प्रकार लोगों का रहन सहन था, तो वो सारी जानकारी तो अपन बटोर रहे हैं इनकी यात्रा के माध्यम से। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ ऐसा नहीं है। आज अपन या उस समय भी भारत में ऐसी स्थितियाँ नहीं थी कि कोई अनजान व्यक्ति को घर में क्या है प्रवेश दें। तो ये वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति है, उसकी स्थिति थोड़ी ठीक है तो उसे घर में प्रवेश दे दिया जाता था और उसके लिए चाय भी बना दी जाती थी। और अगर आपको इस बात का डर है कि आपकी चाय ठंडी हो जाएगी या उसमें पूरा मक्खन नहीं पड़ेगा तो आप स्वयं जाकर भी उस घर में चाय बनाकर क्या है पी सकते हो। और वहाँ कोई भेदभाव की स्थिति नहीं थी, कोई छुआछूत की स्थिति नहीं थी। तो अब तक अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें लेखक का परिचय पढ़ा है पूर्ण रूप से, जो कि अपन लिखेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। ये किस समय का है ये मैंने आपको बता दिया। राहुल संकीर्तन सन 1929-30 में जब तिब्बत की यात्रा करने गए थे उस समय का तिब्बत यात्रा का ये एक अंश है जो कि अपन पढ़ रहे हैं और इस माध्यम से हम वहाँ की क्या है कल्चर को जानेंगे। बात आई ना ध्यान में? तो ध्यान करना 9th क्लास, लेखक परिचय पढ़ना है, याद करना है, नोटबुक में करना है और चैप्टर की रीडिंग लगानी है। रीडिंग अच्छे से इसलिए लगानी है ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो जाए। बात आई ना ध्यान में?
तो अपना ध्यान रखना और अपनी स्टडी कंटिन्यू करना। धन्यवाद।